हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। ठीक है, अपने ये क्रैश कोर्स के लिए स्टार्ट कर रखा है इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 7 क्लास 12। तो इसके अंदर अगर आप बात करें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, तो आज आप लोग दो थ्योरी को कंसिडर कर रहे हैं, एक तो लेमार्किज्म और दूसरी डार्विज्म। अगर लेमार्किज्म की बात करें तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फिलोसॉफी जूलॉजिकल। इनके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स थे, इनका कुछ अलग ही मानना था। उन्होंने बोला, पहला पॉइंट क्या था, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट था कि साइज ऑफ एन ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म कीप्स ऑन इंक्रीज। इनका मानना था कि ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता रहता है। बोलो तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म का साइज जब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा होता तो दोस्त आज हमारी जो हाइट है वो इतनी ही नहीं रहती, अपनी हाइट तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट ये तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, घट हो रही है। पहले 7 फीट के ह्यूमन बींग हुआ करते थे, आजकल 6, अब 5.5, पता नहीं धीरे धीरे तो कम ही हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की बात करते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हद तक सही भी है, ध्यान से समझना। ये बोलते हैं कि जिस ऑर्गन का यूज सबसे ज़्यादा होता है वो तो स्ट्रांग हो जाता है, बट जिस ऑर्गन का यूज बहुत कम होता है वो क्या होता है, वेस्टिजियल होता है, यानी कि क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्लियर हो गया। हालांकि ये पॉइंट काफ़ी हद तक सही भी है, हम आगे इसके अंदर चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या उन्होंने बोला, थर्ड पॉइंट बोला उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। उन्होंने बोला है कि जो लक्षण अपन इस पीढ़ी के अंदर कलेक्ट करते हैं, जो लक्षण हम इस जनरेशन इस पीढ़ी के अंदर अर्जित करते हैं, वो ही करैक्टर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना, ऐसा सीधी सी बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपना आज का जितना भी पढ़ा हुआ जो भी अपने को तैयार है, याद है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन यानी अपने बच्चों को याद होना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ए वेजमैन। कौन थे? ए वेजमैन। मैं ये भी थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, फोकस करना इसके ऊपर। उन्होंने क्या बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है कि करैक्टर जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, क्या थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ऐसी उन्होंने एक थ्योरी दी थी। अब उन्होंने बोला कि अगर हम रेट की टेल को कट करें 22 या फिर 21 जनरेशन तक कट किया, ठीक है, फिर उनके अंदर रिप्रोडक्शन करवाए, फिर से टेल को कट किया, फिर से रिप्रोडक्शन करवाए, फिर से टेल को कट किया, इस तरह से कंटिन्यूसली उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन रेट की जो टेल थी उसको कट करता रहा। उसके बाद उन्होंने देखा 23वीं जनरेशन के अंदर जब उसने देखा कि ठीक है, रेट का जो बच्चा होता है उसके भी टेल आ रही है, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेमार्क ने तो कुछ अलग ही बोला था। उसने बोला था कि अगर किसी रेट का, किसी चूहे की पूंछ कट कर दी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बिना पूंछ का ही चूहा आना चाहिए, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी अकॉर्डिंग, इसीलिए ये थ्योरी क्या हो गई, यानी ये वाला पॉइंट पे क्या हो गया, गलत हो गया। अभी तक सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट है, कुछ हद तक सही है। फिर उसने बोला कि इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म बोलते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ उनको सपोर्ट मिला? पहला, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गन हम लोग यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले देखो अपने कान हिला सकते थे अपन लोग, ठीक है, ऑरिकुलर मसल्स के थ्रू, लेकिन जब अपने हाथ फंक्शनेबल थे तो अपन को कान हिलाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगी, ऑरिकुलर मसल जो होती है वो वेस्टिजियल हो गई अपनी। ऐसे ही अपन बात करें लॉस ऑफ लिम्स इन स्नैक। पहले जो स्नैक हुआ करते थे उनके लिम्स यानी कि पैर हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग पैर से चल रहे हैं तो अपनी स्पीड कम है, वहीं अगर अपन लोग रेंग के चले तो अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तब उन्होंने क्या किया, लिम्स यानी कि अपने पैरों का यूज़ है वो कम कर दिया और रेंग के चलने लगे। इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनके जो पैर थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। क्लियर हो गया। थर्ड था नेक ऑफ जिराफ, जिराफ की गर्दन। लेमार्क बोलता है कि जिराफ जब नीचे से पेड़ पौधे खाते थे, जब नीचे वाले सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तब उसने झाड़ी, छोटी छोटी जो शर्ब हुआ करती थी, उनके लीफ यानी पत्तियों को खाना स्टार्ट कर दिया। उनको खाने के लिए जिराफ को गर्दन को लंबा करना पड़ता था और आगे वाले पैरों को थोड़ा हटाना पड़ता था। ऐसे धीरे धीरे जो करैक्टर हुए थे, यानी उनकी गर्दन लंबी होती गई, आगे वाले पैर भी लंबे होते गए, यही करैक्टर क्या हो गए, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते गए।
लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। देखो उन्होंने जिराफ के ऊपर ही बोला था, और जिराफ के ऊपर, नेक ऑफ जिराफ के ऊपर डार्विन चचा ने भी कुछ बताया है, ठीक है ना। डार्विन ने भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने बोला कि भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्विन ने क्या बोला कि दो तरफ के जिराफ होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। पहले जो जिराफ थे वो स्मॉल थे, छोटे थे, ठीक है। स्मॉल जिराफ भी थे उनके अंदर, और कुछ जिराफ ऐसे थे जिनकी नेक क्या थी, लंबी थी, ठीक है, नेक टॉल। तो उन्होंने बोला कि जिनकी गर्दन छोटी थी या छोटे थे उनको रिसोर्सेस यानी कि घास वगैरह नहीं मिला, तो वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जिनकी गर्दन लंबी थी वो सर्वाइव कर दिए, ठीक है। तो उनका ये मानना था। अब आप सोच लो कि किसका आपको ये सही लगे, लेकिन जिराफ वाला याद रखना, अगर आएगा तो लेमार्किज्म के अंदर ही आता है। छोटी छोटी क्लासों के अंदर आपने देखा होगा कि जिराफ की गर्दन के ऊपर जो थ्योरी थी वो लेमार्क के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं अपन लोग। इतना क्लियर हो गया ना, ओके। तो लेमार्क भैया तो यहाँ पे फेल हो गए, सीधी सी बात है। तो इसके कुछ पॉइंट थे वो आपको याद रखने हैं। अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर डार्विन्स की। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा अच्छा उन्होंने बताया, ध्यान से समझना। डार्विन थे, उनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। पूरा नाम क्या था उनका, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने 1831 के अंदर, मैं ईयर भी बता रहा हूँ, 1831 के अंदर एक शिप यानी जहाज के ऊपर उन्होंने यात्रा शुरू की थी, जिसका नाम क्या, HMS बेगल। ये उस शिप का नाम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। इस शिप के थ्रू वो कहाँ पे, कौन से आइलैंड पे गए थे, गैलोपगस आइलैंड के ऊपर वो गए थे। वहाँ पर उनको कुछ चिड़िया दिखी जिनका नाम क्या रखा उन्होंने, डार्विन फिंचेज। इन्होंने 13 स्पीसीज, जो इस फिंचेस की जो स्पीसीज थी, 13 स्पीसीज के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। फिंच की यानी 13 जातियों का उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। मोस्टली जो फिंच थी वो सभी क्या खाती थी भैया, सिंपल सी बात है, वो सीड खाती थी, बीज खाती थी, ठीक है ना। अब जैसे कि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। वो इंस्पायर थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस जो थे उन्होंने पॉपुलेशन के बारे में जिक्र किया था। किसके बारे में उन्होंने बताया था, पॉपुलेशन के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन होती है वो जियोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू इंक्रीज होती है। किसके थ्रू, जियोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू, जियोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू वो इंक्रीज होती है, ठीक है। वहीं अगर बात करें फूड का, तो फूड जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू इंक्रीज होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन होती है वो निरंतर यानी कि एक कांस्टेंट बनी रहती है। अदरवाइज पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है अगर फूड भी कैसे होता है, जियोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू ही इंक्रीज होता तो, ठीक है। तो ये इनसे ज़्यादा इंस्पायर थे कौन, डार्विन चचा। उन्होंने एक बुक लिखी थी डार्विन की जिनका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने स्पीसीज के बारे में बताया था, लेकिन न्यू स्पीसीज किस तरह से बनती है वो उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मेन पॉइंट क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है अपन को याद रखना। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर्वाइव ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसका मतलब क्या होता है कि वही जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव कर सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव फिट होते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव फिट नहीं होते हैं, हेल्थी नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि वही यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इस एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रगल करेंगे, जीवन का संघर्ष करेंगे, ठीक है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन बात करें अपन लोग वेरिएशन। देखो इन्होंने वेरिएशन के बारे में वैसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, उन्होंने इतना ही बताया था कि वेरिएशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है। अगर आपको पूछे कि डार्विन के थ्रू वेरिएशन किस तरह का होता है तो याद रखना कंटिन्यूअस होता है, स्मॉल होता है और डायरेक्शनल होता है। फोर्थ पॉइंट की उन्होंने बात की थी नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या था, नेचर उसी चीज़ को सिलेक्ट करता है जो इसका हकदार होता है, सिंपल सी बात है। जिसके पास काबिलियत होती है वही यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। क्लियर हो गया इतना। फिफ्थ पॉइंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसके बारे में ज़्यादा जिक्र इन्होंने नहीं किया था कि किस तरह से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बारे में बताया था मेंडल ने। किसने बताया था इसके बारे में, मेंडल ने बताया था, ओके। इन्होंने इतना कुछ खास नहीं बताया था। अब बात करते हैं फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने
एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने थ्योरी दी थी वो सिमिलर सी थी इनके अकॉर्डिंग, जिनका नाम था एल्फ्रेड वेलेस। इन्होंने कहाँ पर वर्क किया था, इसका आपको याद रखना, मेले आर्किपेलेगो। यहां पर इन्होंने वर्क किया था, ठीक है ना। इनके भी जो पॉइंट्स थे वो सिमिलर ही थे, लेकिन इनको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली जितनी ज्यादा डार्विन को मिली। देन आता फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो फेवर की बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कौन कौन से फेवर अपन को देखने को मिल रहे हैं। सॉरी, पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की। क्योंकि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के अंदर अपन लोगों ने देखा था एक मौत वाला, ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर भी है मौत वाला, अगर आपने देखा हो पढ़ा हो तो। देखो ये इंग्लैंड के अंदर देखा गया था। इंग्लैंड के अंदर क्या था, जब 1850 की बात थी, कब 1850 के अंदर, वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम था। पॉल्यूशन क्या था, बहुत कम था। उस टाइम जो वाइट कलर के मौत थे उनके नंबर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। वाइट मौत उनके नंबर क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, और ब्लैक वाले के नंबर कम थे। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल लगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री लगी लगभग क्या हो गया 1920 के अंदर आते आते क्या हो गया, इंडस्ट्री लगने के कारण, मतलब कारखाने लगने के कारण वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। पॉल्यूशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और पेड़ पौधे के ऊपर क्या आ गए, ब्लैक से कालीन से छा गई पेड़ पौधे के अंदर। अब वहाँ पर पेड़ पौधे के अंदर कालीन छाने के कारण क्या हुआ, जो शिकारी थे वो वाइट वाले जो मौत थे उनको तो अच्छे से पहचान के खा जाते थे, और ब्लैक वाले उस पॉल्यूशन के अंदर छुप जाते थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, वाइट मौत के नंबर क्या हो गए, कम हो गए, और फिर ब्लैक मौत के जो नंबर थे वो कैसे हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। ब्लैक मौत के नंबर क्या हो गए, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गए। सपोज करना पहले वाइट मौत के जो नंबर थे, या रेशियो बताऊं मैं वाइट मौत एंड ब्लैक मौत के, तो ये रेशियो था 9:10। तो वाइट वाले बहुत ज़्यादा थे, 10 वाले कम थे। कब की बात है, 1850 की। देन बात करते हैं 1920 की। तो यहाँ पर पॉल्यूशन होने के कारण क्या हुआ, वाइट मौत क्या हो गई, कम हो गई, यानी इनका रेशियो जस्ट अपोजिट हो गया, 10:90 हो गया, ठीक है ना। तो ये सडनली क्या हो गया, चेंज हो गया रेशियो। सेकंड जो फेवर आता है वो आता है मिमिक्री वाला एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन की बात करते हैं। तो मिमिक्री, देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मिमिक्री शो करते हैं, ठीक है, बचने के लिए। जैसे बात करते हैं मिमिक्री दो टाइप की होती है, बैटिज्म एंड आता है मुलेरियन। ये जो बैटिज्म होता है इसके अंदर आपको एक एग्जांपल याद रखना है, कौन सा, बटरफ्लाई का। एक तो होता है मोनार्क बटरफ्लाई, ध्यान से समझना, एक तो होता है मोनार्क बटरफ्लाई, एक होता है वॉइसरॉय बटरफ्लाई। मोनार्क एंड वॉइसरॉय बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है उनका टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है, डिस टेस्ट होता है, ठीक है ना, टेस्ट खराब होता है। जबकि ये जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई होता है उनका टेस्ट ठीक ठाक होता है, सिंपल सी बात है, ख़राब नहीं होता। तो जो प्रीडेटर होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह, जैसे फ्रॉग वगैरह हो गया, तो वो वाइसरॉय बटरफ्लाई को तो अच्छे से खा जाते थे। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई ने क्या किया, बचने के लिए अपने ऊपर या खुद को किस तरह का बना लिया, मोनार्क बटरफ्लाई जैसा बना लिया। अब जैसे प्रेडेटर आते हैं तो वो क्या करते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई समझ के कभी भी वाइसरॉय बटरफ्लाई को नहीं खा पाते। क्लियर सी बात है, सिंपल हो गया इतना सा। तो ये क्या शो कर रहे हैं, एक मिमिक्री शो कर रहे हैं इसको बचाने के लिए। देन अपन लोग बात करते हैं इसी के अंदर मुलेरियन वाला। तो मुलेरियन के अंदर क्या होता है, जैसे स्नैक ले लो, स्नैक क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया अपना कलर ब्लैक रखेंगे। तो जैसे कोई भी स्नैक हो जो पॉइजनस या फिर जो वेनम हो चाहे नॉन वेनम हो, उन दोनों के अंदर अगर कलर ब्लैक है तो अपन तो यही समझेंगे कि भैया ये खतरनाक है, डेंजर अपने लिए। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मुलेरियन मिमिक्री बोलते हैं। क्लियर सी बात है। तो ये किसके फेवर में है, ये नेचुरल सिलेक्शन के फेवर के अंदर है। तो ये अपना हो गया कौन सा, डार्विनिज्म। छोटा सा ही है, लेकिन एनसीईआरटी में तो इतना कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन आपको इतना कुछ आना चाहिए। आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म के अंदर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर सी बात है। आपको ये देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आप वो बना लेना।
और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, फिर से बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम लग रहा है कि होगी 13 सितंबर को, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए और ख़ुद को प्रिपेयर कीजिए 13 सितंबर के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एनटीए जुड़ चुका है, जी जान लगा रहा है एग्ज़ाम दिलाने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।